दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन सिर्फ हमारा दम नहीं घोट रहा है, सिर्फ हमारी सांसों पर पहरा नहीं बिठा रहा, सिर्फ हमारे फेफड़ों को नहीं सड़ा रहा, बल्कि ये हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर रहा है। आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा, लेकिन सच्चाई है कि पॉल्यूशन की वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो रही है। सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों पर इसका असर पड़ रहा है। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट कितनी ज़्यादा डराने वाली है, हमें कितना ज़्यादा सचेत होना होगा और हड्डियों पर कैसे पॉल्यूशन का असर पड़ता है, ये सब कुछ जानेंगे। इस वक्त बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अगर आप भी खुद की सेहत के लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए, अपने घर के बुजुर्गों की सेहत के लिए ज़रा भी फिक्रमंद है तो इस बातचीत को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों तक, सांस तक सीमित नहीं है, ये हमारी हड्डियों के विकास पर असर डाल रहा है। तो कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मशहूर ऑर्थोपेडिक्स मौजूद हैं, डॉक्टर दीपक अरोड़ा है, सीनियर सर्जन है। इनसे ही जानते हैं, हड्डियों के, जोड़ों के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप फिलहाल मैक्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे केसेस आपके सामने आते हैं, आपने रिसर्च इतनी सारी की है। मुझे समझ ही नहीं आया जब पहली बार मैंने आपकी रिसर्च को पढ़ा, पॉल्यूशन का हड्डियों पर असर बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? अच्छा, पोल्यूशन का हड्डियों पे पूरा असर पड़ता है। पोल्यूशन से हड्डियां नहीं बच पाएगी। जब इतना पोल्यूशन रहता है और इतने लॉन्ग टाइम तक रहता है, कहीं ना कहीं ये हमारी बोन्स को और जोड़ों को कमज़ोर करता है। ये आपको जान के हैरानी होगी, जो पोल्यूशन के पार्टिकल हैं, जो 2.5 पीएम का जो आ रहा है, ये पार्टिकल्स हैं पोल्यूशन के, ये लंग्स के नहीं, ये ब्लड स्ट्रीम में भी जाने लग गए हैं। तो अभी तक तो हम मास्क लगा रहे थे अपने फेफड़ों को बचाने के लिए। तो वो यदि हम मास्क नहीं लगाएंगे या पोल्यूशन से नहीं बचेंगे, तो वो जो पार्टिकल है, माइक्रो पार्टिकल्स है, वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम में जाकर हमारे ब्लड के अंदर जाके कहीं ना कहीं वो हमारी जो जोड़ है उसकी झिल्ली के अंदर जमा होते हैं और वो बॉडी में फिर इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब बॉडी का रिस्पॉन्स है। यदि कोई भी पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देता है। जैसे माइक्रोप्लास्टिक है, अब माइक्रोप्लास्टिक भी बॉडी में जा ही रहा है, हमें पता थोड़ी लग रहा है। तो ये जो कण है 2.5 पीएम जो कण है, ये दिखते नहीं है नंगी आंख से, यदि हमारे सामने दिख थोड़ी रहे हैं। ये हमारे लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में जाते हैं और ब्लड में जाके इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं, जिसके कारण से जो जोड़ों में सूजन, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है, जोड़ों में पेन आने लग जाता है। ऐसा रिसर्च में पाया गया है। जी, ये पहली बार मैं आपसे सुन रही हूँ। देखिए, मेरी हाउस हेल्प हैं, उनको अचानक से अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, दर्द शुरुआत हुई। हम डॉक्टर के पास गए उन्हें लेकर, डॉक्टर ने यही कहा कि सूजन आ गया शरीर में। हमें समझ ही नहीं आया कि सूजन क्यों आ गया शरीर में, और वो देखने में वैसे ही है जैसे थी। तो ये कैसे पता चला? तो ये क्या है कि जैसे ही इस तरह का पोल्यूशन हो जाता है और लंबे टाइम तक आप पोल्यूशन को एक्सपोज रहते हो, तो उन लोगों में जो पोल्यूशन को लंबे टाइम तक एक्सपोज रहते हैं, उनमें क्या है कि जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है उसके इंसिडेंट बढ़ जाते हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस के, इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के इंसिडेंट नॉर्मल लोगों से जो पोल्यूशन से दूर रहते हैं उनसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसी स्टडी हो चुकी है। कहाँ और पर? ये यहाँ नहीं, ये इटली की स्टडी है और ये अभी नहीं हुई है, 2022 में ही हो गई थी। 2022 में? हाँ, लेकिन अब हम इसलिए अब जागे हैं क्योंकि पोल्यूशन जा नहीं रहा है। हमने पिछले सोचा चला जाएगा, अभी वापस आ गया। इस बार तो बहुत ज़्यादा हाँ, और इसका एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है, इसका ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है। ड्यूरेशन बढ़। जल्दी आने लग गया, जाता लेट से। तो ये जो पार्टिकल है, जैसे ही फोग होने लग जाती है, जैसे ही सर्दी आने लग जाती है, ये पार्टिकल हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, जाते नहीं हैं। और क्या है, सर्दियों में क्या है कि हवा भी नहीं चलती है, तो ये पार्टिकल डिस्पर्स ही नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर ही आने लग जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो 2.5 पार्टिकल होता है, PM 2.5, ये हमारे अंदर जा रहा है, उससे लड़ने के लिए मांसपेशियां फूलती हैं, हमारी इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट वर्क करता है। और वो कहीं ना कहीं हमारे जो इम्यून सिस्टम को इरेगुलर कर रही हैं और वो इम्यून सिस्टम फिर हमारे अगेंस्ट वर्क कर रही है। तो इंसिडेंस ऑफ आर्थराइटिस आर इंक्रीजिंग ड्यू टू पोल्यूशन। ड्यू टू पॉल्यूशन। घर में कहते थे कि बच्चों को ठंड से कोई नुकसान नहीं होगा, बुजुर्गों को ठंड छोड़ती नहीं है, एक कहावत कही जाती है। लेकिन आपकी रिपोर्ट में तो बच्चों का भी जिक्र है कि उन पर बहुत नेगेटिव असर है, और ठंड के साथ साथ पॉल्यूशन का। हाँ, देखो, बच्चों पे इसका बहुत असर पड़ रहा है। बात क्या है ना कि जैसे ही पोल्यूशन होने लग जाता है तो हमारा बाहर जाना, आउटडोर एक्टिविटी बंद हो जाती है। जो बच्चे हैं वो बाहर नहीं जा पाते, हम भी बाहर नहीं जा पाते। तो उनमें क्या है कि लगातार 4 महीने यदि वो सन एक्सपोजर नहीं ले पाते हैं, उनको सन की प्रॉपर, उन्हें तो विटामिन डी बन ही नहीं पाता। डेली जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी नहीं हो पाती। और जब मार्च अप्रैल आता है तो जोड़ों में, बच्चों के जोड़ों में दर्द, पैरों में वेग पेन की कंप्लेन करने लग जाते हैं। यदि आपने कभी गौर नहीं किया, यदि आप गौर करोगे तो मार्च अप्रैल जैसे ही
बच्चों के एग्ज़ाम आने के बाद वो पैरों में कंप्लेन करने लग जाता है कि जोड़ों में पेन होने लग गया है, या बच्चा ये कंप्लेन करता है कि पहले मैं भागता तो ठीक भागता हूँ लेकिन अब भागता हूँ तो गिरने लग जाता हूँ क्योंकि उनके पैरों में टेढ़ापन आ गया। पूरी ठंड, एक्टिविटी नहीं हुई, धूप का एक्सपोजर नहीं मिला, उसका असर मार्च में दिखता है, तब तक तो बहुत देर हो गई, तो बहुत डराने वाली स्थिति है। हाँ, तो देखो विटामिन डी जो नहीं बन पाता है, विटामिन डी एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी बनाती है, बिल्कुल। बॉडी बनाती है। सन जो है, सन की जो यूवी बी रेज हैं वो पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है, उस एक्सपोजर का जब हमारी स्किन पे टच पड़ता है तभी विटामिन डी बनना स्टार्ट होता है। हम बाहर जा नहीं रहे हैं, यदि जा रहे हैं तो पूरा ढका हुआ है, सर कवर होके ही जाएंगे डेफिनेटली, तो विटामिन डी हमारा बन ही नहीं पाता है। तो क्या है कि विटामिन डी यदि लंबे टाइम तक हमें नहीं मिल पाता है तो हमारी बोन्स पे ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है। बच्चों को विटामिन डी की रिक्वायरमेंट हमसे भी ज़्यादा है। जैसे माना जाता है कि ना भी ओल्ड एज को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी बच्चों को भी रिक्वायरमेंट, बच्चों की हड्डियाँ तो ग्रो हो रही है, बड़ी हो रही है बच्चे की हड्डी, तो उनकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और वो जो बढ़ती हड्डी को विटामिन डी चाहिए नहीं मिलेगा तो वो पेन करेंगी या फिर वो टेढ़ापन भी देंगी। और वो टेढ़ापन कब समझ में आता है? जब बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है? वो जब जैसे ही 6 महीने हो गए, बच्चों ने पूरा ढक के रहे, सन एक्सपोजर नहीं लिया, तो फिर जब हमारा गर्मियों का टाइम आता है तब दिखने लगता है। तो क्या उसके बाद फिर सॉल्यूशन है, वापस शेप में आता है या वैसा ही रह वैसे जाता है? बाद में जो ट्रीटमेंट है वो डिफ़िकल्ट है, मतलब हम यदि इसको बचा लें तो ज़्यादा अच्छा है, यदि नहीं बचाएं, यदि टेढ़ापन आ गया तो ट्रीटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन सीधे तब भी हो सकते हैं। सीधे तब भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक एक मेंटल टेंशन है। हाँ, मतलब एक चीज़ आ गई ना जिसको हम बचा सकते हैं। तो क्या है ना कि मेरी ये मतलब पर्सनल राय है, मतलब डरने की बात नहीं है। जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन तो अब आएगा ही, हमें इसके हिसाब से ढलना है, इसके हिसाब से डरना नहीं है, इससे हमें ढलना है। एक तो पोल्यूशन से देखो बचना है, सबसे बड़ी बात। डॉक्टर साहब, हम रेमेडी पे आएंगे। जो सबसे ज़रूरी पार्ट है कि रेमेडी क्या है, बचाव क्या है, और साथ ही साथ कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं, सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक दो सवाल और हैं, वो उसका मैं जवाब चाहूँगी। जैसे ठंड जैसे जैसे आती है, स्पेशली जो महिलाएं हैं, घर में जो काम कर रही हैं, घरेलू महिलाएं हैं, उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो कभी बहाना होता है कि कपड़े धो लिए ज़्यादा, आज ठंड में ज़्यादा रह गई, एक्सपोज हो गई, तो दर्द शुरू हो गया। कभी कूल्हे में दर्द हो, कभी जोड़ों में दर्द। तो ये सब क्या है? अच्छा, इसका लिंक भी जैसे क्या है कि ये सब है कि जैसे ही सीजनल वेरिएशन होगा, जैसे ही गर्मी से सर्दी की तरफ जाएंगे, जिनको आर्थराइटिस, हिडन आर्थराइटिस है, जो अभी सिम्टोमेटिक नहीं है, वो सिम्टोमेटिक हो जाता है, वो दिक्कत देने लग जाता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, और दूसरा क्या है, जैसे सर्दियाँ आती हैं, सर्दियाँ आने की वजह से जो जोड़ों का जो फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है, जिसे हम जोड़ों की वो बोलते हैं, जिसका फ्लूइड होता है जोड़ों का, वो थिक हो जाता है और वो स्टिफनेस देने लग जाता है। अब ये सारी चीज़ें मिलके कहीं ना कहीं मतलब कि ये 15 से लेके 20% लोगों में बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि काम करो तो सब कुछ ठीक रहेगा, कहते हैं ना घरों में कि शरीर चलता रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन महिलाएं तो पूरे दिन काम कर रही हैं फिर भी। वो उसमें क्या है, देखो क्या होता है कि आप इस बात को समझे, देखो जो जैसे हमारे जो घुटने हैं, यदि घुटनों के लिए आप वॉक करोगे अच्छा है, लेकिन एक जगह खड़े रहोगे वो अच्छा नहीं है। किचन में आप पूरे दिन खड़े हैं, वो अच्छा ये कोई नहीं, एक्सरसाइज नहीं ये एक्सरसाइज ना। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्या है कि हम बैठे हुए हैं और हमारे शरीर पे एक छोटी सी बूंद गिर रही है, वो लगातार एक पॉइंट पे गिरती जा रही है, तो वो पेनफुल हो जाएगी 10 मिनट के बाद। लेकिन हम बारिश में नहाते हैं तो कुछ पेन ही नहीं होता, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना वेट। तो चलना घुटनों के लिए अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन खड़े रहना अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। खड़े रहने से घुटनों पे लोड ज़्यादा पड़ता है। तो दर्शकों के लिए एक बात क्लियर कि घर का काम करना और एक्सरसाइज करना, दोनों में बहुत अंतर है। बहुत सारे घरों में होता है कि घर का काम करो, एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये मिथ है। मिथ है। यदि आप किचन में काम करते हैं तो प्रेफर है कि बीच में चलते रहें रेगुलरली, एक जगह बहुत देर खड़े ना रहें। मैं ये मानता हूँ कि 20 मिनट से ज़्यादा मत खड़े रहें, फिर उसके बाद चलना स्टार्ट कर दें। वॉक करोगे आप सेटल हो जाओगे। ये बनी बनी। जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम अपने पेशेंट्स को, जो हमारे पास बहुत कंप्यूटर, आजकल कंप्यूटर बहुत यूज़ करते हैं, लैपटॉप पे बहुत काम रहता है, तो हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि जब आप कंप्यूटर पे काम करो तो 20-20 का रूल फॉलो करो, कि 20 मिनट के बाद आप अपनी गर्दन को थोड़ा चला लो, गर्दन को ऊपर नीचे कर लो, ताकि जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हम क्या एक पोजीशन में लगातार बैठे रहते हैं, एक तरह से देखते रहते हैं, तो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स वो तो ओवर एक्टिव हो जाता है, और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल जो होता है वो वीक हो जाता है, तो इम्बैलेंस हो जाता है। इसको हमारी मतलब मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, मतलब मेडिकल लैंग्वेज में क्या कि जनरल लैंग्वेज है कि रिपीटेटिव मोशन इलनेस, RMI,
रिपीटेटिव स्ट्रेस इलनेस RSI, कि एक ही काम को आप लगातार करते रहते तो मसल्स में पर्टिकुलर ग्रुप स्ट्रॉन्ग हो जाता है और एक ग्रुप जो होता है वो वीक रह जाता है। तो ये होता धीरे धीरे है। तो जब भी आप कंप्यूटर पे काम करो, मेरी ये सलाह है कि आप बीच बीच में स्ट्रेचिंग करते रहो। स्ट्रेचिंग। अब हम आते हैं उस पार्ट पर जो कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रहन सहन में, खाने पीने में, अपने सप्लीमेंट्स में क्या बदलाव करें कि इस सिचुएशन में आने से बच सके। सबसे पहले बात बच्चों की ही करते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल वो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, बच्चे आईपैड पर पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे धूप में नहीं जा रहे हैं, वो खेल नहीं पा रहे हैं, सुबह शाम जो एक खुला वातावरण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो क्या करें? अच्छा देखो साहब, क्या है कि सबसे ज़रूरी तो विटामिन डी है बोन्स के लिए। मतलब बोन्स के लिए सिर्फ विटामिन डी नहीं, बहुत कुछ चाहिए। विटामिन डी भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन के भी चाहिए, लेकिन वो कम मात्रा में चाहिए। मेन प्रॉब्लम आती है विटामिन डी की, जो हमें धूप से मिलता है और सर्दियों में वो बन नहीं पाता। तो विटामिन डी का कोई ऐसा सोर्स भी नहीं है। जैसे हम इंडियंस हैं, हम फिश नहीं खाते। मेन जो सोर्स है विटामिन डी का वो फिश लिवर ऑयल है, मतलब कि कोड लिवर ऑयल है, फिश का ऑयल होता है। वो विटामिन डी का रिच सोर्स होता है, वो हम यूज़ नहीं करते। हम तलने के लिए अपना सरसों का, या हम वेजिटेरियन है तो हम नहीं खा पाते हैं। एग योक में भी कुछ मात्रा में होता है, लेकिन एग योक भी वेजिटेरियन लोग नहीं खाते हैं, और हम भी एग योक प्रेफर नहीं करते खाना, क्योंकि फैट की वजह से। दूसरा यही मेरी सलाह है कि जब भी सर्दियाँ आए, विटामिन डी सप्लीमेंट आप स्टार्ट कर दें। एक ऐसी टैबलेट, ये एक ऐसी टैबलेट है जो मैं प्रेफरेबली कहता हूँ कि मरीज को ये लेनी ही चाहिए। इसको ये ना चाहिए कि ये भी मैं अलग से गोली क्यों खा रहा हूँ अपनी बॉडी के लिए, मैं डाइट से क्यों, क्योंकि इंडिया में एक चलन है कि यार मैं तो डाइट से ही पूरा करके दिखाऊंगा, ये नहीं कर पाओगे। डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए स्पेशली हमारी सोच, समाज की सोच तो यही है कि उन्हें अलग से कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि डॉक्टर ना लिख के दे पर्ची पे। बच्चों को मैं तो डेली दूध देती हूँ, मैं तो डेली फ्रूट्स दे रही हूँ, हर तरह के सेब, पर विटामिन डी नहीं मिल पा रहा है ना, कैल्शियम दे रही हूँ। नहीं, उसमें क्या है ना, देखो आजकल तो ये रिकमेंडेशन आ गई है, जैसे ही छोटा बच्चा पैदा हुआ उसको डेली विटामिन डी की ड्रॉप देनी 2 साल तक। कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसकी डोजेज होती हैं, यदि हम इसको डेली डोज देंगे 400 इंटरनेशनल यूनिट डेली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके ड्रॉपर आते हैं, बच्चों को वो देने चाहिए। क्या हमें इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करके देना चाहिए या खुद ही? अच्छा, प्रेफरेबली डॉक्टर से कंसल्ट करें। यदि कई बार मतलब आपने पहली बार कभी नहीं लिया तो डॉक्टर से जरूर बात करें। अदरवाइज डेली डोज आप रेगुलरली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसकी जो डोज है छोटे बच्चों के लिए 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे होती है, मतलब 4 साल तक के बच्चों के लिए। 4 से 10 साल तक के बच्चों के लिए 800 चाहिए, और 10 साल से 16 साल के बच्चे जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होती है उनको 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे चाहिए होता है। अडल्ट में भी 800 इंटरनेशनल पर डे चाहिए, ओल्ड एज में 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे चाहिए। यदि आपने कभी भी विटामिन डी नहीं लिया तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अदरवाइज डेली डोज इसकी आती है मार्केट में, आप ले सकते हैं। ये ड्रॉप है, पाउडर है? बच्चों के लिए ड्रॉप आता है, और बड़ों के लिए कैप्सूल आता है, लिक्विड भी आता है, और पाउडर भी आता है, हर फॉर्म में अवेलेबल। विटामिन डी लेने का कोई खास तरीका भी है? क्योंकि अच्छा, अब तो सोशल मीडिया पर भी इतने ज्ञान है कि आप दूध के साथ ये टैबलेट ले सकते हैं, या फिर फला आपको अगर सप्लीमेंट लेना है तो रात में लीजिए या सुबह लीजिए। तो विटामिन डी कब लें? अच्छा देखो, विटामिन डी जो है इंडिया में 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की एक टैबलेट आती है। यदि आप वो लेते हो तो वो आपको हफ्ते में एक बार लेना चाहिए। हफ्ते में एक बार? और 8 हफ्ते लेने के बाद उसे महीने में एक बार कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट तो 1000 ही है। हाँ, हमारी रिक्वायरमेंट तो 1000 ही है, लेकिन 1000 की टैबलेट लोग लेना पसंद नहीं करते, रोज रोज टैबलेट खानी पड़ती है। तो जो 60,000 वाली टैबलेट है वो हफ्ते में एक बार ले लो, फिर उसके बाद आप महीने में एक लेते रहो। ये तो हो गया अडल्ट्स का, बड़ों का। लेकिन बच्चों के लिए आपको डेली डोज ही लेनी चाहिए। बच्चों के लिए ड्रॉपर्स आते हैं जो आप ड्रॉपर के रूप में मतलब आप ले सकते हैं डेली डोज की तरह। सुबह शाम दोपहर कभी भी? वो उसका कोई रिलेशन नहीं, आप कभी भी ले सकते हैं। क्या विटामिन डी सप्लीमेंट अपने आप में सफिशिएंट है या उसके साथ कुछ और भी लेने होंगे? अच्छा देखो, विटामिन डी एक फैट सोल्युबल विटामिन है, उसको दूध के साथ वैसे लेना चाहिए। विटामिन डी के साथ बाकी सब चीज़ें हम डाइट से पूरी कर सकते हैं। विटामिन डी ही एक ऐसी चीज़ है जो हम डाइट से कंप्लीट नहीं कर पा रहे, जो हमें सन से चाहिए, जो मिल नहीं रहा है। तो बाकी सब, जैसे आप कैल्शियम की हम बात करें तो कैल्शियम हमारे दूध में होता है, दही में होता है, मखानों में होता है, अंडों में होता है, चिकन में होता है। तो ये तो हम डाइट से ले सकते हैं। दूसरा क्या, वो विटामिन के हो गया। विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विटामिन डी कैल्शियम को अपने पेट से या फिर वहाँ तक बोन तक लेके जाता है, तो विटामिन के भी वहाँ रोल करता है कि ये बोन में उसको बनाए रखे कैल्शियम को। तो विटामिन के मेनली हरी पत्तेदार सब्जी में मिलता है।
हमारे पास लोग आते हैं, जो कि सर्दियों में बहुत खाई जाती है। हाँ, तो क्या ये सब डाइट से, जैसे फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, ये नट्स में मिल जाता है आपको, जो ये फिश है इसमें भी मिल जाता है। तो जैसे पिस्ता हुआ, बादाम हुआ, यहाँ भी इनमें भी मिलता है मैग्नीशियम और फास्फोरस। तो ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये हमारी डाइट से पूरे हो जाते हैं। विटामिन डी के लिए हम रिकमेंड करते हैं अलग से लेना चाहिए। जैसे हमारे जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको सर्दियों में आप क्या ज़्यादा खाने की सलाह देंगे? चिकन, फिश, एग या जो रेड मीट Fish. खाते हैं? फिश की सलाह ज़्यादा दे रहे हैं। हाँ, फिश में चिकन के साथ और न्यूट्रिएंट भी होते हैं, तो फिश प्रेफर्ड रहती है हमेशा। जी। अब बड़ा सवाल कि जो महिलाएं होती हैं क्या उनके लिए भी कैल्शियम और विटामिन लेना सफिशिएंट है या कुछ और भी लेना होगा? सबसे ज़्यादा लापरवाही अगर घरों में कोई अपनी सेहत को लेकर करता है तो वो महिलाएं ही हैं। पूरे दुनिया जहान को वो सब कुछ दे देंगी, लेकिन जब अपनी थाली लेकर बैठेंगी तो उसमें न्यूट्रिशन तो बिल्कुल नहीं होता। ये बिल्कुल सही बात है। तो वो क्या उनके लिए क्या अच्छा, आपको सजेशन है? ये जान के हैरानी होगी कि हम रिप्लेसमेंट सर्जरीज करते हैं या हम कोई भी सर्जरी करते हैं, फीमेल्स के नंबर हमेशा ज़्यादा रहते हैं। बाय द एज ऑफ 45 आई थिंक महिलाएं घुटनों के दर्द से परेशान होने हाँ, लगती हैं। गुड। एक तो उनकी ये मिथ है कि हम घर का काम कर रहे हैं तो हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। जो आज हमने ब्रेक कर दिया, जो हमने बता दिया कि अपने लिए वॉक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि डाइट का फीमेल्स को लेके बहुत इशू है। एक तो हमारे इंडिया में वेजिटेरियन है, मैं ये नहीं कहता कि नॉन वेज होना चाहिए, पर यदि आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन में भी आपको वो खाना चाहिए, खाना जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। अब मैं आपको एक और बात, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, बहुत सीरियस टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं, जब बात ये मिथ की हो रही है तो इससे पर अभी हाल में मैं एक शादी फंक्शन में गई और वहाँ पर मुझे एक आंटी मिली और मशरूम का डिश था, उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने पूछा क्यों किया आप तो बोलती मैं वेजिटेरियन हूँ, मशरूम को देखकर मुझे अजीब सा लगता है, ये नॉनवेज जैसा फील करता है। मैंने कहा आपने नॉनवेज खाया कभी? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा जब आपने नॉनवेज खाया नहीं, आपको नॉनवेज का टेस्ट नहीं पता, फिर आपको कैसे पता कि मशरूम नॉनवेज जैसा ही टेस्ट करता है? हाँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लगभग दिखता है, लोगों ने कह दिया, आपने मान लिया। और जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपकी डाइट में होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी आप नॉनवेज नहीं खा रही हैं, न्यूट्रिल नहीं खाना है, मशरूम नहीं खाना है, क्योंकि दिखता है ऐसा है, हाँ, वो गलत बात है। तो ये गलत चीज़ें हैं। अच्छा, मैं आपको इसका भी बता सकता हूँ कि कैसे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। मैं आपको से बताऊँ, देखो क्या है कि प्रोटीन तो मेन बोन का मेन स्कैफोल्ड जो है वो प्रोटीन से ही बना है। प्रोटीन के अंदर कैल्शियम जमा होता है तो बोन पूरी बनती है। तो प्रोटीन तो हमें चाहिए डेफिनेटली। चाहिए। यदि प्रोटीन हम डेफिनेटली, जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, लेकिन आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन यदि आप लेना चाहते हैं तो सोयाबीन एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन लेने का। प्रोटीन वेजिटेरियन के लिए वैसे ही सोर्सेज बहुत कम है। कम है तो सोयाबीन, यदि आप सोयाबीन नहीं लेते हैं तो आप किनोआ आता है, किनोआ एक तरह से ग्रेन है, जैसे चावल बनते हैं वैसे किनोआ बनता है, और चावल से 5 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है किनोआ में। किनोआ में। हाँ, लेकिन हम चावल खाना पसंद करते हैं। अच्छा, ये नहीं मैं कह रहा चावल ख़राब होते हैं, चावल एक रिफाइंड ग्रेन होता है। चावल यदि आप लेते हो, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि चावल हम यूज़ करते हैं, जो चावल वाइट राइस होते हैं वो ब्राउन राइस से अच्छे नहीं होते। ब्राउन राइस ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन ब्राउन राइस को खाना स्वाद नहीं है। स्वाद नहीं। अच्छा, मैं उसको तरीका बताता हूँ। मैंने भी यही सोचा कि कैसे इसको आप वाइट राइस बनाओ, उसमें थोड़े से ब्राउन राइस डाल लो ताकि आपको होल ग्रेन मिल सके। बहुत डिफरेंस है। जो होल ग्रेन है, मतलब जब हम अब डाइट की तरफ आए हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि मतलब कि जो होल ग्रेन है और जो पॉलिश्ड ग्रेन है, जो रिफाइंड ग्रेन है, दोनों में दिन रात का अंतर है। आटे और मैदे में दिन रात का अंतर है। बिल्कुल। ब्राउन राइस और वाइट राइस में दिन रात का अंतर है। वाइट राइस, किनोआ, ओट्स, दिन रात का अंतर है। तो इन्फ्लामेशन जो है हमारी बॉडी में, एक तो प्रोटीन का सोर्स हमें चाहिए, तो प्रोटीन का सोर्स हुआ है सोयाबीन हो गया, किनोआ हो गया। मतलब किनोआ, जैसे आप रेगुलरली चावल खा रहे हो तो आप हफ्ते में 3 दिन किनोआ भी खा सकते हैं। किनोआ का सलाद बना के, किनोआ को जैसे सब्जी, मतलब नॉर्मल हम चावल बना के खाते हैं वैसे भी खा सकते हैं। और किनोआ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टेस्ट भी उसका बिल्कुल राइस जैसे ही ये आपने बिल्कुल अलग नया कॉन्सेप्ट दे दिया। मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करते हैं हम सब, अब तो घरों में आई थिंक ज़्यादातर मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल हो रहा है, तो मल्टीग्रेन राइस किनोआ को मिला दीजिए वाइट राइस में। किनोआ वैसे भी खा सकते हो, राइस में भी मिला सकते हो, लेकिन यदि आप राइस बनाते हो तो थोड़े ब्राउन राइस उसमें मिला के खा सकते हो। जी। तो क्या है ना कि हमारे जो कल्चर आ रहा है, कल्चर जो आ रहा है, ये सारा जो इन्फ्लामेशन इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारा कल्चर, हम रिफाइंड ग्रेन की तरफ जा रहे हैं। हमें पॉलिश दाल चाहिए, हमें नान चाहिए खाने में,
हमें मैदा चाहिए, पास्ता चाहिए, ये सारी चीज़ें रिफाइंड ग्रेन में आती हैं। ये बॉडी के इन्फ्लामेशन को बढ़ाती हैं, बॉडी में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है यदि लॉन्ग रन के लिए हम लेते हैं। तो हमें ये सब डाइट्स को कम करना चाहिए। मैं अपने पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि पास्ता यदि आप 5 स्टार होटल में जाओगे तो पास्ता लोग खाएंगे, उसमें सब्जियां बहुत होंगी। पास्ता एक बेस है कि सब्जी मैं खा नहीं पा रहा तो पास्ते के साथ मिला के खा लूंगा तो मेरा कंप्लीट फूड हो जाएगा। लेकिन क्या होता है बच्चों, मतलब घर में क्या होता है कि मदर कहती है कि बच्चा हरी सब्जी तो खाता नहीं, इसको नहीं डालती, पास्ता बना देती है। पास्ता बना दिया। बल्कि पास्ते का वो उद्देश्य नहीं था। पास्ते का उद्देश्य था कि पास्ता एक माध्यम है जिससे कि आप बाकी वेजिटेबल खा सकें। यहाँ उल्टा हो गया। तो हम चावल जब खाते हैं तो चावल को आप यदि चावल ही सिर्फ खा रहे हो तो उसके अंदर सब्जी खाना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर आप सोयाबीन डालो, पीस डालो, मतलब मटर के दाने डालो और उसके अंदर सब सब्जी डाल के बनाओ तो पुलाव एक कंप्लीट फूड हो गया, या दाल चावल एक कंप्लीट फूड हो गया। दाल आपकी हो गई अनपॉलिश, होल ग्रेन हो गया, चावल हो गया पॉलिश, तो वो एक मिक्स फूड हो गया। तो दाल चावल, बच्चों को आप दाल चावल खिलाओ, प्रोटीन कंप्लीट होगा उसका डेफिनेटली। फिर सिर्फ चावल खिलाओगे, दही खिलाओगे, उसके साथ तो प्रोटीन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जी, तो देखिए नेचर ने हमें जो कुछ दिया है उसे तो हमें खाना ही है, साथ में पॉल्यूशन और इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें सप्लीमेंट्स पे, एक्सरसाइज पे, उस पर भी ध्यान देना है। हमने अपने कमरों में एयर प्योरीफायर लगा लिया, अपने लंग्स को बचाने का इंतज़ाम कर लिया, लेकिन अपने हड्डियों को भी बचाना है इस पॉल्यूशन से। और हड्डियों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि विटामिन डी का इंटेक हो। विटामिन डी टैबलेट फॉर्म में लें। अपनी डाइट में यदि आप कुछ चेंजेस करें तो प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा और कुछ चेंजेस करने से आपको बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली एक प्रोटीन, एक मतलब कि विटामिन डी है जो सप्लीमेंट के रूप में, बाकी आप डाइट से बिल्कुल मैनेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्दियाँ शुरू होती नहीं है कि ऐसा लगता क्या करें, दिल्ली एनसीआर छोड़ दें, कहाँ चले जाएं? नहीं, कहीं नहीं जाना है। अपनी लाइफ में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, अपनी सोच को थोड़ा बदलना है। आप यहाँ पे भी वैसे ही रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस हमें डरना नहीं है, अपने को परिस्थितियों के हिसाब से हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। हर बार कंप्यूटर अपग्रेड होता है, हर चीज़ हमें भी अपने अपग्रेड करते रहना है। यदि हम पुराने ढांचे पे चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे जैसे स्थितियाँ चेंज होती रहती है, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, हमें भी बदलना है। बिल्कुल, और ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। ख़ुद को सर्दियों में बचाएं, न सिर्फ फेफड़ों को, न सिर्फ आप अस्थमा के मरीज़ों को ही दिक्कत है पॉल्यूशन से, बल्कि बच्चों को, बुज़ुर्गों को, उनकी हड्डियों को भी डर है, उनकी हड्डियों को भी नुकसान पॉल्यूशन पहुंचा रहा है। तो इसलिए भी इससे बचकर रहना ज़रूरी है। और जो उपाय डॉक्टर साहब ने यहाँ बताए हैं उन उपायों का पालन आप ज़रूर कीजिए। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा और बहुत सारे सवालों के आपके जवाब भी आपको मिल गए होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा, हड्डियों में दर्द क्यों, हड्डियाँ कट आवाज़ क्यों कर रही हैं ठंड के आने के साथ ही। तो इसकी एक वजह पॉल्यूशन भी है, विटामिन डी की तो कभी है ही है। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सभी का। न्यूज़ 18 आप देखते रहे।